डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के समाजी विज्ञान के इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि इस भूमंडल पे किस तरीके से विश्व बनता है। इसमें है आधुनिक युग से पहले। करा है कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पे पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। यानी कि 50 सामने में वो चीजें हमारे पास आई हैं। कौन सी? वैश्वीकरण, यानी कि जो पूरे विश्व को एकत्र करता है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी कि हर तरीके से हर क्षेत्र में ये किस तरीके से व्यापार होता है, किस तरीके से व्यक्ति काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर पूंजी व बहुत सारी चीजों को वैश्विक आवाजाही में लोग एक लंबा इतिहास मानते हैं। करा कि आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। यानी कि हमें अपने पुराने चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी ये दुनिया बनी है। यानी कि कोई पुराना चीज रहता है तभी वो नए फैशन में आता है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। यानी कि चाहे वो आध्यात्मिक शांति के लिए हो, चाहे तीर्थ यात्रा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर उत्पीड़न से, या फिर तनावपूर्ण से, और इस तरह अपने जीवन जीने के लिए व्यक्ति दूर दूर की यात्रा करते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ की नई चीजें, पुरानी चीजें सीखते रहते हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेकर के चलते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या फैला है, महामारी फैली हुई है, तो ये क्या है? एक दूसरे के संपर्क से है, था चाइना में और आ गया है पूरे विश्व में। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे विश्व के लोग धीरे धीरे इधर से गए और फिर वो बीमारी धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। तो वही बातें थी वैश्वीकरण की भी, कि कोई भी चीज होती है तो एक जगह से दूसरे जगह किसी व्यक्ति के माध्यम से वो चीजें पहुंचती हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्र तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिससे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से में मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कि सबसे पहले हम कौड़ियों से ही व्यापार का विनिमय करते थे। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचाने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है और 13वीं सदी के बाद उनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। यह एक चित्र है, एक स्मृतिशिला पे पानी के जहाज का चित्र, यानी कि दिखाया गया ना, हाथ में पानी फेंकने वाला है, ये नाव दिखाया गया है। करा कि पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई नदी 9वीं सदी के बाद की स्मृतिशिलाओं पे जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। यह गोवा संग्रहालय यानी कि 10वीं शताब्दी के चित्र बने हुए है। पहला पॉइंट है रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट। रेशम मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क रूट भी कहा जाता है। से दुनिया जुड़ती दुनिया, यानी कि रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया, चीन की एक गुफा पेंटिंग से दर्शाया गया है। सिल्क मार्ग 8वीं सदी, गुफा 217 मुगाओ ग्राटोज गंस, चीन, यानी कि चीन में एक गुफा की पेंटिंग का बनाया गया है। करा कि आधुनिक काल में
आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी कि सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के बल्कि विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते भी थे। और ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, यानी कि ईसा पूर्व से ही इस रास्ते सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में भी रहे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे, यानी कि इन्हीं समुद्री मार्ग से ही। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। एशिया मतलब हमारे भारत में। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती थी। शुरुआत काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश यानी कि अपने मुस्लिम धर्मों के उपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। और इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। यानी कि जो बौद्ध धर्म था वह सिल्क मार्ग के विविध शाखाओं से यानी कि विभिन्न शाखाओं से ही वह कई दिशा में फैला था। पहला का दूसरा पॉइंट है भोजन की यात्रा, यानी कि स्पैघेटी और आलू। करा कि हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापार और मुसाफिर किसी नए देश से जाते थे तो जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बोआते थे, यानी कि चाहे जान करके चाहे अनजाने में। असंभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हो। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है, यानी कि सिसिली जो है इटली का एक टापू है, वहीं पे क्या पहुंचा, पास्ता। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आए, इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है, करा कि वेनिस एवं पूर्वी विश्व में आए व्यापारिक चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी, यानी कि उस समय अपनी चीजों का अदला बदली कर रहे थे। फिर आगे करा कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों या अमेरिकनी इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था और साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी, यानी कि आलू के प्रयोग से उनका जो भोजन था वह बेहतर हो गया और उनकी औसतन जो उम्र बढ़ने लगी। और आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। यह आयरलैंड में आलू आकार
का चित्र दिखाया गया है। कर की फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे, यानी कि उसमें जो बचे खुचे आलू थे उससे वो निकाल रहे हैं। अगला पॉइंट है विजय, बीमारी और व्यापार। कर की 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी और भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते एक अहम बिंदु था और पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व भी था। और यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और भी बढ़ने लगा, यानी कि जैसे यूरोपी दाखिला देने लगे तो उनका आवाजाही बढ़ने लगा। इन प्रभावों की दिशा यूरोप से तरफ मुड़ने लगे। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे थे। और आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप के संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार के गति को भी गति प्रदान की। और 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्में बनने लगे थे और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे और उसकी खोज बहुत सारे खोजी अभियान शुरू कर दिए। कहाँ के? दक्षिणी यूरोप के। फिर करा कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पे नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे और लाखों साल में से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो चुकी थी। यानी कि जो स्पेनिश सैनिकों के और अफसरों से वह बीमारी पहुंची थी वह फिर धीरे धीरे यूरोप में फैल गई और फिर इस बीमारी से लड़ने के लिए जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो गई थी और फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, यानी कि बहुत भयंकर फैल गई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग इसकी चपेट में आने लगे और इससे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। यानी कि जिस तरह पहले उसमें संक्रमण फैलता था और इस समय हमारे यहाँ का फैला है, ये वायरस फैला हुआ है। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का कोई तरीका भी नहीं था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, यानी कि वहाँ पे जो धार्मिक टकराव बहुत ज्यादा थे, आम बात हो गई थी। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप में भागकर अमेरिका जाने लगे और 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ करके लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा और फिर 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था और एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से
चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यानी कि पहले कौन कौन सा था? पहले भारत था और चीन था, लेकिन जैसे ही चीन ने सबसे नाता तोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या हो गया, यानी कि यूरोप पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।